अच्छा जी, क्वेश्चन में देखो लिखा हुआ है एना हैज़ अ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस with 2 production departments and 2 service departments. She makes circuit boards for electronic games using batch costing. अब इसके बिजनेस में मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है और 2 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स हैं और 2 सर्विस डिपार्टमेंट्स हैं। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स वो डिपार्टमेंट्स होते हैं जहाँ पर यूनिट्स की प्रोडक्शन हो रही होती है, और सर्विस डिपार्टमेंट्स वो डिपार्टमेंट्स होते हैं जो इन डिपार्टमेंट्स को हेल्प आउट कर रहे होते हैं, सच एज कैंटीन, such as maintenance. She makes circuit boards for electronic games using batch costing. Explain what is meant by batch costing. पहला तो थियोरेटिकल सवाल है, बोलता है कि बैच कॉस्टिंग का जो मतलब है वो क्या है, तो इसको हम यहीं से रीड कर लेते हैं। इसके आंसर में हमारे पास लिखा हुआ आ रहा है मेथड ऑफ कॉस्टिंग दैट यू अप्लाई टू द प्रोडक्शन ऑफ अ नंबर ऑफ आइडेंटिकल आइटम्स. The cost per unit is found by dividing the total batch cost by the number of units in the batch. यानी कि वो कहता है कि बैच कॉस्टिंग जो है वो कॉस्टिंग का एक वो वाला तरीका है कॉस्ट कैलकुलेट करने का कि जिसमें हम बैचेस में आइडेंटिकल यूनिट्स की, यानी कि इतने सारे एक ही जैसे दिखने हुए यूनिट्स की प्रोडक्शन करते हैं, और फिर कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करने के लिए पूरे बैच की कॉस्ट को नंबर ऑफ़ यूनिट से डिवाइड किया जाता है। अच्छा, फिर हम मज़ीद अगर आगे बढ़े इस सवाल में, तो आगे सवाल में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में सवाल में लिखा हुआ है द फॉलोइंग बजटेड एनुअल डेटा फॉर एना इज़ अवेलेबल। कुछ तुम्हारे पास जो है वो बजटेड एनुअल डेटा है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स दिए हुए हैं, सर्विस डिपार्टमेंट्स दिए हुए हैं। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स में एक डिपार्टमेंट है असेंबली, एक डिपार्टमेंट है मशीनिंग। सर्विस डिपार्टमेंट्स में एक डिपार्टमेंट है स्टोर्स और एक डिपार्टमेंट है कैंटीन। अच्छा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स में से असेंबली डिपार्टमेंट के जो अपने ओवरहेड्स है वो 36,000 है, और मशीनिंग डिपार्टमेंट के अपने ओवरहेड्स 50,000 है। सर्विस डिपार्टमेंट में से स्टोर्स डिपार्टमेंट के अपने ओवरहेड्स 6,250 हैं, और कैंटीन के ओवरहेड्स 2,500 हैं। डायरेक्ट लेबर आवर्स प्रोडक्शन असेंबली डिपार्टमेंट में 6,000 हैं और मशीनिंग में 3,500। मशीन आवर्स जो है वो असेंबली में 2,500 है और मशीनिंग में 5,500 है। अगर मैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की बात करता हूँ तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को जो है ना, मैं कहूँगा कि ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट लेबर इंटेंसिव डिपार्टमेंट है। इसलिए क्योंकि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बहुत सारे मशीन आवर्स यूज़ होते हैं लेबर आवर्स कम यूज़ होते हैं, कंज्यूम होते हैं इन कंपैरिजन टू मशीन आवर्स। जबकि जब मैं मशीन डिपार्टमेंट की बात करूँगा तो मैं बोलूँगा कि ये कैपिटल इंटेंसिव या मशीन इंटेंसिव है। पता कैसे चलता है, आप कंपेयर करते हो 6,000 और 2,500 में से 6,000 ऑब्वियसली ज़्यादा है, और इसी तरह से 3,500 और 5,500 में से ऑब्वियसली 5,500 ज़्यादा है। फिर बोलते हैं द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज़ ऑल्सो अवेलेबल नंबर ऑफ ऑर्डर्स असेंबली मशीनिंग एंड स्टोर्स। स्टोर्स वाला जो है वो 800 बार नंबर ऑफ ऑर्डर्स असेंबली के लिए लेकर आया है और 1200 ऑर्डर्स जो है वो मशीनिंग के लिए लेकर आया है। अच्छा, कैंटीन क्या है? यूज़ ऑफ कैंटीन 65% कैंटीन का यूजेज असेंबली डिपार्टमेंट करता है, 25% कैंटीन का यूजेज जो है वो मशीनिंग डिपार्टमेंट करता है, और 10% कैंटीन का यूजेज जो है वो आपका स्टोर्स डिपार्टमेंट करता है। फिर सवाल में लिखा हुआ है रीअपोर्शन द सर्विस डिपार्टमेंट्स कॉस्ट टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट यूजिंग अ सूटेबल बेसिस फॉर ईच। हमें ये मालूम है कि हमारे जितने भी सर्विस डिपार्टमेंट के एक्सपेंसेस होते हैं वो हम मेन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स में किसी रीज़नेबल बेसिस पे शामिल कर लेते हैं, और वो यही काम करने को हमें कह रहा है। अब देखो कैंटीन का टोटल अमाउंट कितना है? कैंटीन का टोटल अमाउंट है 2500, करेक्ट? कैंटीन का टोटल अमाउंट है 2500। इस 2500 को मुझे असेंबली, मशीनिंग और स्टोर्स में 65%, 25% और 10% में बांटना है। तो ज़रा आप कैंटीन का 65% लो, कैंटीन का 65% लो। कैंटीन का 65% कितना बनता है? कैंटीन का 65% लो, कैंटीन का 65% लेकर मुझे बताओ कि कितना बनता है कैंटीन का 65%। देखो, कैंटीन की टोटल वैल्यू 2500 रुपये है। कैंटीन की टोटल वैल्यू 2500 रुपये है। कैंटीन की टोटल वैल्यू 2500 है। उसका 65% असेंबली डिपार्टमेंट में शामिल होगा। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ असेंबली, मशीनिंग, स्टोर्स, कैंटीन।
मैं वही चार्ट जो है वो रफली यहाँ पर बना देता हूँ। अभी फ़िलहाल असेंबली में टोटल जो ओवरहेड्स आ रहे हैं वो 36,000 है। मशीनिंग के टोटल ओवरहेड्स जो है वो 50,000 है। स्टोर्स के टोटल ओवरहेड्स 6250 हैं और कैंटीन के टोटल ओवरहेड्स 2500 है। कैंटीन हमारा एक सर्विस डिपार्टमेंट है, हम इसको करेंगे नील, यहाँ से 2500 माइनस करेंगे और इसका 65% जो है माइनस कर कर वहाँ से और हम शामिल कर देंगे असेंबली डिपार्टमेंट में। इसी तरह से फिर हम कैंटीन का जो 2500 है उसका हम लोग 25% लेंगे और वो शामिल कर देंगे मशीनिंग में। और इसी तरह से कैंटीन का जो 2500 है उसका 10% लेकर हम शामिल कर देंगे स्टोर्स में। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे हमारा जो कैंटीन डिपार्टमेंट है वो नील हो जाएगा। कैंटीन डिपार्टमेंट नील हो जाएगा यानी कि 2500 में से 2500 माइनस हुआ, ख़त्म हो गया। अब स्टोर्स की टोटल अमाउंट कितनी है, 6250 और 6500 यानी कि यहाँ 6250 यानी कि 6500 यहाँ से माइनस करेंगे और ये 6500 जो है वो असेंबली और मेंटेनेंस में मशीनिंग में शामिल करेंगे बेस्ड ऑन दी नंबर ऑफ मटेरियल रिक्विजिशंस। और नंबर ऑफ ऑर्डर्स या नंबर ऑफ मटेरियल रिक्विजिशंस 800 और 1200 हैं। 800 और 1200 2000 होता है, तो 6000 और 500 डिवाइडेड बाई 2000 मल्टीप्लाइड बाई 800 यहाँ पर जाएगा और 6000 और 500 डिवाइडेड बाई 2000 मल्टीप्लाइड बाई 1200 यहाँ पर जाएगा। ठीक है, तो यह आपके पास नेट फिगर्स जो बनेंगे 40225, 545, 250 और 0। आपको स्टोर्स और जो कैंटीन डिपार्टमेंट है उनको नील कर कर और ये शीट प्रिपेयर करनी थी। 40225 और 54525 ये दोनों आंसर्स हैं। हम ज़रा इसको टैली भी कर लेते हैं। 40225 और 54525 मेरे आंसर्स हैं। यहाँ तक क्लियर है बात, आगे बढ़ूँ? जी सर। अच्छा, अगला पार्ट क्या है? अगले पार्ट में बोलता है कैलकुलेट ए सूटेबल ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन रेट फॉर ईच प्रोडक्शन डिपार्टमेंट टू 2 डेसिमल प्लेसेस। ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन रेट कैलकुलेट करना है। मुझे बताओ असेंबली डिपार्टमेंट का ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन रेट कितना होगा? असेंबली डिपार्टमेंट का ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन रेट कितना होगा और कैसे आएगा, जल्दी से बताओ। सर समझ नहीं आया किस चीज का पूछना है। ये असेंबली डिपार्टमेंट है, हम लोग हर जी डिपार्टमेंट का ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन रेट निकालते हैं। जी। मुझे बताओ असेंबली डिपार्टमेंट का ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन रेट कितना होगा और कैसे कैलकुलेट होगा? अब्जॉर्प्शन रेट इसका सर ये अपना असेंबली का जी, असेंबली का। ये लेबर आवर्स से निकलेगा सर और मशीन आवर्स से। देखो, अगर कोई डिपार्टमेंट में लेबर आवर्स ज़्यादा हैं तो उसका ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन रेट लेबर आवर्स से निकलता है। जी असेंबली डिपार्टमेंट के टोटल ओवरहेड्स हैं 40225, इसको मैं डिवाइड कर दूंगा नंबर ऑफ लेबर आवर्स यानी कि 6000 से। ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन रेट निकालने का फॉर्मूला क्या होता था? ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आवर्स। लेबर आवर्स। तो यहाँ पर मैं लेबर आवर से डिवाइड कर कर और रेट निकालूंगा और वो रेट कितना आएगा? 6.70। अच्छा, मुझे बताओ सही। मशीनिंग डिपार्टमेंट का कितना आएगा? सर वो हम लोग मशीन आवर्स उसमें लेंगे क्योंकि वो ज्यादा है। मशीन आवर ज़्यादा है, मशीन आवर से डिवाइड करेंगे। बताओ कितना आंसर आएगा? सर कैलकुलेटर नहीं है, मैं ओरल उससे वर्किंग कर रहा हूँ। मोबाइल फ़ोन से करो। अच्छा एक सेकेंड। सर ये आ रहा है 9.09। 9.5452 को हम 5500 से डिवाइड करेंगे तो 9.91 आएगा। ठीक है, जी सर। 9.91 आएगा।
अच्छा, इसके बाद क्या लिखा हुआ है? अ टिपिकल ऑर्डर फॉर अ बैच ऑफ 1000 सर्किट बोर्ड्स रिक्वायर्स दी फॉलोइंग। अगर मैं 1000 सर्किट बोर्ड्स बनाता हूँ तो उस पर ये खर्चा लगता है। कैलकुलेट टू 2 decimal places the total cost per circuit board based on a batch of 1000 units। एक सर्किट बोर्ड की कॉस्ट क्या होगी? सर वो देखो हम दोनों करेंगे ये। मशीन से मल्टीप्लाई करेंगे, मशीन आवर्स और अगर हम जो 1000 उनके वो हैं। सर्किट बोर्ड्स बनाते हैं, अगर हम 1000 जी। सर्किट बोर्ड्स बनाते हैं तो पहले तो उसका टोटल खर्चा लिख लो। 1000 सर्किट हम्म। बोर्ड्स बनाने में डायरेक्ट मटेरियल कितना लगता है? मेंशन्ड है 48,000 लगता है। जी। 48,000 लिख दो। डायरेक्ट लेबर कितना लगता है? दो तरह के, असेंबली और मशीनिंग। और असेंबली मशीन का दोनों के डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके आएंगे। असेंबली के डायरेक्ट लेबर का खर्चा कितना है? जो डायरेक्ट लेबर है, जो कि असेंबली का डायरेक्ट लेबर है, उसका खर्चा मैं 500 घंटे के पैसे देता हूँ 12 रुपए के हिसाब से। सर एक तो 6000 आ रहा है जो असेंबली डिपार्टमेंट है। और मशीनिंग डिपार्टमेंट का कितना आएगा? 300 इंटू 8, ट्वेंटी 2400। फोर हंड्रेड ठीक है। इसके बाद क्या आएगा? मशीन आवर्स असेंबली पे कितने लगते हैं? मशीन आवर्स जो मशीनिंग डिपार्टमेंट के आवर्स हैं वो कितने लगते हैं? अच्छा, अब ओवरहेड्स की वर्किंग कैसे होगी? असेंबली ओवरहेड्स की। और मशीनिंग दो दो डिपार्टमेंट्स हैं। जी असेंबली जी। और मशीनिंग दो डिपार्टमेंट्स हैं, और इनके ओवरहेड्स की मुझे वर्किंग करनी है। जब मैं ओवरहेड्स के वर्किंग की बात करूंगा, ओवरहेड्स के वर्किंग की बात करूंगा, तो असेंबली डिपार्टमेंट का जो ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन रेट मैंने कैलकुलेट किया था, वो बेस्ड ऑन क्या किया था? बेस्ड ऑन बेस्ड ऑन सर मतलब। असेंबली डिपार्टमेंट का जब हमने ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन रेट निकाला था, तो असेंबली डिपार्टमेंट का ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन रेट निकालने के लिए मैंने असेंबली डिपार्टमेंट के ओवरहेड्स को असेंबली डिपार्टमेंट के लेबर आवर्स से डिवाइड कर कर रेट निकाला था, जो कि जी जी। 6.7 आ रहा था। यानी कि इसकी जो बेसिस थी वो लेबर आवर्स वो थी। ज्यादा थे इसलिए हमने यूज किया था। और मशीनिंग डिपार्टमेंट के लिए जब हमने ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन रेट निकाला था, तो हमने बेसिस रखी थी मशीन वो आवर्स। मशीनर्स। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब हम अपने पास यहाँ पर इन चीज़ों को इंक्लूड करेंगे कि ओवरहेड्स जो है वो 1000 सर्किट बोर्ड्स बनाने के लिए कितने लगे, तो हम एब्जॉर्ब कैसे करेंगे? जो हमारा असेंबली डिपार्टमेंट का ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन रेट है, यानी कि 6.704167, और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ लेबर आवर्स यूज्ड इन असेंबली डिपार्टमेंट। ठीक है। असेंबली डिपार्टमेंट की अगर हम बात करते हैं, तो असेंबली डिपार्टमेंट में जो लेबर आवर्स लगे हैं इस स्पेसिफिक 1000 सर्किट बोर्ड्स को बनाने के लिए, वो 500 लगे हैं। ठीक है। तो हम जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हम क्योंकि वो ज्यादा है। हम 500 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमने जब उसको कैलकुलेट किया था तो हमने असेंबली आवर्स के हिसाब से कैलकुलेट, हमने लेबर आवर्स के हिसाब से कैलकुलेट किया था। जो बेसिस आप यहाँ पर यूज़ करते हो, जो बेसिस आप जी यहाँ जी। पर यूज़ करते हो, जो बेसिस आप यहाँ पर यूज़ करते हो, जो बेसिस आप यहाँ पर यूज़ करते हो, अगर आपने ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन रेट जो है वो लेबर आवर की बेसिस पर कैलकुलेट किया है, अगर आपने असेंबली डिपार्टमेंट का अगर आपने असेंबली डिपार्टमेंट का ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन रेट लेबर आवर की बेसिस पर कैलकुलेट किया है, तो आप इन ओवरहेड्स को असेंबली डिपार्टमेंट के लिए लेबर आवर की बेसिस पर ही इंक्लूड करोगे, चाहे वो ज़्यादा हो या कम हो। ठीक है। आपने जब असेंबली जी सर। डिपार्टमेंट का ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन रेट कैलकुलेट किया था, तो वो बेस्ड ऑन लेबर आवर्स कैलकुलेट किया था। तो जब आप उसको यहाँ पर इंक्लूड करोगे तो भी असेंबली डिपार्टमेंट के लेबर आवर्स की बेसिस पर ही इंक्लूड करोगे, असेंबली डिपार्टमेंट के सही है। मशीन आवर्स की बेसिस पर इंक्लूड नहीं करोगे। तो हम क्या वो करेंगे? मशीन हाँ। हम यहाँ पर जो हमारे पास रेट है जो कि 6.7 समथिंग आ रहा है, 6.7 इसको ले लेते हैं। इस 6.7 को हम लोग
इस 6.7 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ असेंबली आवर्स यानी कि 500 से। और जब हम मशीनिंग डिपार्टमेंट की बात करेंगे, तो मशीनिंग डिपार्टमेंट का ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन रेट बेस्ड ऑन मशीन आवर्स कैलकुलेट किया था। मशीनिंग डिपार्टमेंट का ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन रेट बेस्ड ऑन मशीन आवर्स कैलकुलेट किया था। तो जब मैं उसको इधर इंक्लूड करूँगा तो वो भी मैं मशीन आवर्स की बेसिस पर इंक्लूड करूँगा। मैं ये कहूँगा कि ये मेरा ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन रेट है जो कि 9.91 आ रहा है। ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन रेट जो कि 9.91 आ रहा है, 9.91 आ रहा है। इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा नंबर ऑफ मशीन आवर्स से, लेबर आवर्स से मल्टीप्लाई नहीं करूँगा। क्यों नहीं करूँगा? इसलिए क्योंकि जब कैलकुलेट किया था तो भी बेसिस क्या यूज़ करी थी? मशीन आवर्स यूज़ करी थी। तो जब एब्जॉर्ब करूँगा तो भी बेसिस क्या यूज़ करूँगा? मशीन आवर्स ही यूज़ करूँगा। और मशीन आवर्स जो मशीनिंग डिपार्टमेंट में यूज़ हो रहे हैं वो 500 घंटे। तो ये 4955 आएगा। इसके बाद सेलिंग एंड एडमिन के जो खर्चे हैं, जो सेलिंग एंड एडमिन के खर्चे हैं, सेलिंग एंड एडमिन के खर्चे 7000 हैं, उनको भी ऐड करूँगा। और मेरे जो टोटल खर्चे बनेंगे ना, मेरे जो टोटल खर्चे बनेंगे वो 71705 बनेंगे। मेरे जो टोटल खर्चे बनेंगे ना वो 71705 बनेंगे। 71705 के खर्चे कर कर मैंने 1000 सर्किट बोर्ड्स बनाए हैं। तो कॉस्ट पर यूनिट जो होगी इसको 1000 से डिवाइड कर कर आ जाएगी, जो कि 71.705 होगी। ठीक है? ठीक है, जी सर। कॉपी करो। हाँ भाई, हो गया। नहीं सर, कर रहा हूँ। हो गया। आगे लिखा हुआ है, Sally, a customer, asked for a quote for an order of 75 circuit boards. Anna calculates the selling price to give a profit margin of 60%. Prepare a quote showing the total selling price.
यानी कि एक कस्टमर ने मुझे बोला है कि मुझे 75 सर्किट बोर्ड्स चाहिए। एनाक जो है उसका प्रॉफिट मार्जिन 60% होता है और हमें ये बताना है कि जो टोटल सेलिंग प्राइस होगी, हमें एक कोटेशन बतानी है टोटल सेलिंग प्राइस की। तो टोटल सेलिंग प्राइस की कोटेशन कैसे बताएंगे? ये कॉस्ट प्राइस है एक सर्किट बोर्ड की, तो 75 सर्किट बोर्ड्स की कॉस्ट प्राइस कैसे आएगी? इसको 75 से मल्टीप्लाई कर दो। ये 75 सर्किट बोर्ड्स की कॉस्ट है, ये 75 सर्किट बोर्ड्स की कॉस्ट है। अच्छा, हमें ये मालूम है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू प्रॉफिट। सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू प्रॉफिट, या हमें ये भी मालूम है सेल्स रेवेन्यू माइनस कॉस्ट इज इक्वल्स टू प्रॉफिट। हमें 75 सर्किट बोर्ड्स की कॉस्ट मालूम है, हमें सेल्स रेवेन्यू मालूम नहीं है। एज्यूम कर लेते हैं कि सेल्स रेवेन्यू x है, कॉस्ट जो होगी वो 5377.875 होगी, और जो प्रॉफिट होगा वो सेलिंग प्राइस का 60% होगा, यानी कि x का 60% होगा। मैं रिपीट करता हूँ, जो सेलिंग प्राइस है, जो सेल्स रेवेन्यू एज्यूम कर लो कि वो x है, जो कॉस्ट है वो 5377.875 की कॉस्ट है, और जो प्रॉफिट है ना, जो प्रॉफिट है वो सेलिंग प्राइस का 60% है, देयरफॉर 60% ऑफ x है। अब अगर 5377.5 सीधे हाथ पर जाएगा और 60% उल्टे हाथ पर आएगा, तो ये बन जाएगा 0.4x इज इक्वल्स टू 5377.875, और x की जो वैल्यू आएगी वो आ रही होगी, कैसे आएगी x की वैल्यू? x की वैल्यू आएगी 5377.875 डिवाइडेड बाई 0.4। 5377.875 डिवाइडेड बाई 0.4 यानी कि 13450, तकरीबन 13450। ठीक है, ये हमारी जो सेलिंग प्राइस होगी सारे यूनिट्स की 13450 या 1345445.63 के आसपास आ रही है। ठीक है, ये हमारा पार्ट ई था। सही है। अच्छा, अब सही है। पार्ट नंबर एफ जी और एच ये कर और मुझे ज़रा स्क्रीनशॉट भेजो, इसकी पिक्चर लो। सर और कोई नहीं आ रहा आज? तुम इसकी पिक्चर लो, ठीक है, तुम इसकी पिक्चर लो, स्क्रीनशॉट लो पार्ट एफ जी एच का, पार्ट एफ जी एच का स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, सर और मुझे ये आवाज आ कर रही है भेजो। बिलाल ठीक भाई? है, मुझे ये कर भेजो। हाँ बिलाल, आवाज़ आ रही है।